हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग, BFA थर्ड ईयर अप्लाइड का इंडियन एस्थेटिक क्वार्टर 302। तो हमने पिछले 2 वीडियोस में रस के बारे में बात की है, भरत मुनि का रस सिद्धांत रसा थ्योरी। तो उसी में आगे में है ये रस की उत्पत्ति के विषय में 4 विभिन्न मत दिए गए। ये सभी मत भरत मुनि के बाद आए, मतलब जो रस की उत्पत्ति हुई थी उसके विषय में 4 भिन्न मत दिए गए थे और ये भरत मुनि के बाद आए थे। फर्स्ट है आपका भट्ट लोलट। ये रसोत्पत्ति आरोपवाद वेदांत से प्रभावित, मतलब जो भट्ट लोलट थे वो रसोत्पत्ति आरोपवाद और वेदांत से प्रभावित थे। श्री शांकुक रसानुमितिवाद न्यायिक दर्शन पर आधारित, भट्ट नायक रस भक्ति सांख्य विचारधारा पर आधारित। अभिनवगुप्त रस अभिव्यक्ति शैवमत व वेदांत पर आधारित। इन तीनों में से अभिनवगुप्त सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये इस पे पूरा चैप्टर ही है जो आगे बात करेंगे वीडियोस में। यह सभी अपने अपने ढंग से भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की व्याख्या देते हैं। मतलब ये जो चारों हैं इनकी अपनी अपनी व्याख्या है जो नाट्य शास्त्र के बारे में ये बताते हैं। इनमें अभिनवगुप्त को सबसे अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई, वही कि अभिनवगुप्त बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि भी प्राप्त हुई थी। अब फर्स्ट है इसमें भट्ट लोलट। आरोपवाद या उत्पत्तिवाद। लोलट ने रस सूत्र की व्याख्या आरोप या उत्पत्ति के अर्थ में दी। मतलब जो लोलट थे उन्होंने जो रस सूत्र की व्याख्या दी थी वो आरोप या उत्पत्ति के अर्थ में दी थी। उनकी व्याख्या वेदांत दर्शन से प्रभावित है। वेदांत में आरोपित ज्ञान को माना गया, अर्थात कोई वस्तु ने होने पर भी उसकी प्रतीति होना, रस भी इसी प्रकार है। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु न होने पर भी उसकी प्रतीति होना, इसको ही रस प्रकार कहते हैं। जैसे कोई वस्तु नहीं है और उसकी प्रतीति होना, तो ये एक इसमें रस का भी ये प्रकार बताया है। जैसे कि रस की प्रतीति नटनटी की वेशभूषा व्यवहार से होती है, उसके अभिनय से रस की प्रतीति हुई, अर्थात अभाव में भाव की कल्पना, अर्थात उत्पत्ति। यानी किसी भी जो भी कोई अभाव है उसमें अगर किसी की भाव की कल्पना हुई तो उसको क्या कहते हैं? उत्पत्ति। मतलब इसे अगर सरल शब्दों में अगर हम कहा जाए तो दर्शक को ठीक से पता है कि सामने वाला पात्र राम या दुष्यंत नहीं है, किंतु उसके बाहरी उपकरण द्वारा यह उत्पत्ति होती है, तो ये उन पर मतलब आरोपित किया गया है। ठीक है। भट्ट लोलट के अनुसार रस एक लौकिक यथार्थ अनुभव है, यह एक अनुभूति है, पदार्थ नहीं। मतलब इन्होंने ये भट्ट लोलट के अकॉर्डिंग बताया है कि रस एक लौकिक यथार्थ अनुभव है, यह एक अनुभूति है, पदार्थ नहीं। पर अनुभूति कहाँ किसे होती है उसका उत्तर उन्होंने दिया नहीं है। ठीक है, इसमें इतना ही है। नेक्स्ट है आपका शंकुक अनुमितिवाद। यह भट्ट लोलकोट के मत का खंडन या प्रतिवाद है। मतलब जो भट्ट लोलट थे उनके मत का यो खंडन या प्रतिवाद है। शंकुक ने रस सूत्र की अपनी नई व्याख्या दी। मतलब सबकी इसमें अपनी अपनी व्याख्या है, भट्ट लोलट की अलग थी, इनकी अपनी अलग है। इनके अनुसार रस उत्पन्न नहीं होता है, मतलब इनके अकॉर्डिंग रस उत्पन्न नहीं होता है। इस प्रकार निष्पत्ति की व्याख्या में उसने अनुमति के रूप में की। शंकुक के मुख्य विचार, यहाँ पे इन्होंने शंकुक के मुख्य विचार बताए हैं। रस की स्थिति मूल पात्रों में होती है। जो रस की स्थिति है वो मूल पात्रों में होती है। रस और भाव में इन्होंने कोई अंतर नहीं माना। मतलब रस और भाव में इन्होंने कोई अंतर नहीं माना है। पात्र जिसका अनुभव करते हैं वे भाव ही तो हैं।
मतलब जो कोई जैसे हम किसी चीज़ का अनुभव करते हैं तो वो भाव ही तो है, इन्होंने ये बताया है। रस और भाव में इन्होंने कोई अंतर नहीं बताया, इन्होंने ये कहा है कि जो भी हम अनुभव करते हैं वो भाव ही तो है। रस मूल पात्रों के भावों की अनुकृति है, यानी जो हमारा रस है वो जो मूल पात्र हैं उसके भावों की अनुकृति है। ठीक है। फिर है सहृदय या दर्शक को रस रूप अनुभूत की अनुकृति है, मतलब जो भी दर्शक है उसको रस रूप अनुभूत की अनुमति है और इसी अनुमति से उसे आनंद की प्राप्ति होती है। अब नेक्स्ट है भट्ट नायक भुक्तिवाद। इनका रस विवेचन का आधार गंभीर और दार्शनिक है, मतलब इनका जो रस विवेचन है उसका आधार गंभीर भी है और दार्शनिक भी है। इन्होंने रसास्वाद को ब्रह्मास्वाद के बराबर माना, मतलब जो रसास्वाद है उसको इन्होंने ब्रह्मा स्वाद के बराबर ही माना है। इन्होंने अपनी पूर्ववर्ती मतों का खंडन, यानी जो पूर्ववर्ती यानी पहले पहले के जो मत थे उनका इन्होंने खंडन किया, यानी निषेध किया उनको। कहा कि रस की न तो प्रतीति होती है और न उत्पत्ति होती है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है कि इन्होंने ये कहा था पुराने मतों का खंडन करते हुए कि रस की न तो प्रतीति होती है और न उत्पत्ति होती है और न भी अभिव्यक्ति होती है। ठीक है। रस की प्रतीति अनुभव और स्मृति से होती है, यानी कि अनुभव और स्मृति से, यानी याद से और अनुभव करने से। भट्ट नायक का सिद्धांत भुक्तिवाद कहा जाता है, यानी भक्ति बराबर रस का भोग। जो ये भट्ट नायक का सिद्धांत है ये भुक्तिवाद कहा जाता है। और भुक्तिवाद को क्या बोलते हैं? रस का, भुक्ति मीन्स रस का भोग। ठीक है। पहले रस का भाव भाविति होता है, फिर उसका भाव आस्वादन भाविति, यानी भुक्ति से पहले की अवस्था, मतलब इसमें जो बताया है। भट्टनायक ने रस की अवस्थी सामाजिक दर्शक श्रोता में मानी है। जो भट्टनायक थे उन्होंने जो रस की अवस्थिति मानी है वो सामाजिक यानी दर्शक श्रोता में मानी है। जैसे स्थायी भाव से रस बनने तक की प्रक्रिया में इन्होंने 3 शक्ति बताई हैं। एक है जैसे पहली अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व, वो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, फिर मैं ओरली आपको बता रहा हूँ। ये जो स्थायी भाव से रस बनने तक की प्रक्रिया में 3 शक्ति हैं इसमें। फर्स्ट है अभिधा, सेकंड है भावकत्व और थर्ड है भोजकत्व। ठीक है। वैसे इन्होंने साधारण किए इसमें एक जो थर्ड है भोजकत्व, उसमें साधारण किए है एक अवस्था, उसको भट्टनायक का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान बताया गया है। जो भट्टनायक हैं ये, इनका महत्वपूर्ण योगदान बताया उसमें, क्योंकि उसमें मतलब इस प्रक्रिया के द्वारा उन्होंने व्यक्ति में होने वाले भावों को सरल सामाजिक रूप दिया, मतलब जो भी व्यक्ति में भाव होते हैं उनको उन्होंने सरल सामाजिक रूप दिया था। ठीक है। और भट्टनायक जो हैं, भट्टनायक ने समानुभूति को वेदांत के अनुरूप ढालकर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। समानुभूति यानी समानुभूति। ठीक है। तो ये वाला आपका कंप्लीट हो गया है, चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसमें इतना ही था आपका। इसमें आप अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, जो आपको समझना है वो बता देना। एक इसमें भरत मुनि के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखना कि जो भरत मुनि है वो नाट्य शास्त्र के जनक, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रणेता रहे। ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे तो, कि भरत मुनि कौन थे? भरत मुनि नाट्य शास्त्र के जनक, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रणेता रहे। डॉक्टर मनमोहन घोष ने इनका काल 500 ईसा पूर्व बताया। जो डॉक्टर मनमोहन घोष ने इनका काल 500 ईसा पूर्व बताया है। ठीक है। और डॉक्टर जो मनमोहन घोष थे उन्होंने नाट्यशास्त्र की अंग्रेजी टीका प्रकाशित की थी। और भरत मुनि ने स्वयं प्रथम कुछ नाटक लिखे व खेले, जैसे त्रिपुर दहन, अमृत मंथन, लक्ष्मी स्वयंवर आदि। नाम भरत पर भी मतभेद है। नाट्य शास्त्र के गुरु एक भरत थे या एकाधिकारी, मतलब जो ये भरत नाम था इस पे भी काफ़ी मतभेद हुए थे कि ये नाट्य शास्त्र के गुरु एक भरत थे या
एकाधिकार। ठीक है, तो आज का चैप्टर आपका फिनिश हो गया है।